देखिए अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या कंसेप्ट है और क्या उसके टाइप्स हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने दो ही कंसेप्ट के बारे में जानना है, एक आपका जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। वैसे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग अगर आप आम बोलचाल की भाषा में देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई गाड़ी ली, आप अगर मान लिया जाए कि कहीं से भी आपने किसी की पुरानी गाड़ी ली उसको भी आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, कोई आपने पुराना घर लिया उसको भी आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। बट लेकिन जब हम कोई नई चीज़ परचेज करते हैं तो वो होता हमारा रियल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होना। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या, आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे। तो आपने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है जब हम कहीं पर भी अपनी जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप पुरानी चीज़ लेते हो चाहे आप नई चीज़ लेते हो। लेकिन जब आप पुरानी चीज़ों के अंदर आपने कहीं पर पुराने शेयर, किसी ने पहले कंपनी के शेयर परचेज किए हुए, आपने उन शेयर को ले लिया, किसी ने बॉन्ड्स परचेज किए हुए, आपने उनको ले लिया, तो वो एक तरीके से किसी से आपने गाड़ी ले ली, किसी ने पहले परचेज की हुई है गाड़ी, तो वो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रियल इन्वेस्टमेंट वो होगा जब आप एक नया घर बनाते हो, नई फैक्ट्री लगाते हो, नया प्लांट स्टार्ट करते हो, नई गाड़ी लेते हो। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है जब इकोनॉमी में इंक्रीज होती है तो वही रियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे नेट, ग्रोस, ये सारी चीजें आप देखोगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है कि वी नो, हम जानते हैं कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्यों उत्पादन का एक मेन साधन है। आपके पास जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितनी ज्यादा आपके पास मशीनें होंगी, उतना ही इकोनॉमी में उत्पादन ज्यादा होगा, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इट इज ए स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ ए प्रोडक्शन, यानी कि जो भी ये स्टॉक रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? मशीनों का जो स्टॉक रखते हैं, जो पूंजी का जो स्टॉक होता है वो किस लिए होता है? ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। इट इज ए स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि आदमी के द्वारा बनाई जाने वाली मशीनें हैं और इनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं। देखिए कोई भी आप ट्रैक्टर लेते हो तो उसको खेत में चलाते हैं ना, तो उससे क्या होगा? नया उत्पादन होगा। ऐसे ही आप कोई भी टैक्सी लेते हो तो उसको क्या करते हो? आप रोड पर चलाते हो तो उससे क्या होगा? आपके पास इनकम जनरेट होगी। तो कैपिटल स्टॉक इंप्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि कितना आपके पास कैपिटल है वो आपकी प्रोडक्शन, जितना आपके पास कैपिटल होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये है इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, चेंज इन के का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो चेंज इन के है इसका मतलब क्या है कि अब 2022 में आपका इस टाइम पर ये इन्वेस्टमेंट है, और जो पिछला 2021 था, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 2021 के स्टार्टिंग में ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, सॉरी 2000 लास्ट के स्टार्टिंग में ये है। मान लिया जाए कि दिसंबर की हम बात कर ले और जनवरी का जब स्टार्टिंग हुआ 2021 का, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा के टी माइनस के, यानी कि अब जो, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि अब ये है और पिछला जनवरी का ये है, यानी कि जनवरी में ये हमारा इन्वेस्टमेंट था और दिसंबर में ये है। 2021-22 आप कुछ भी ले सकते हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे चेंज इन के, और चेंज इन के ये इक्वल है आई के। आई का मतलब होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट, ये आपके इन्वेस्टमेंट को शो करता है। इसको नेट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ए कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस ऑफ ए इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको वो दिखाता है कि पूंजी निर्माण कितना है, आपके पास मशीनें कितनी इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि कहीं पर बंधा हुआ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है जहां पर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पर उसको आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। प्लांट, मशीनरी, अगर आपने कहीं पर कोई प्लांट लगाया, कोई मशीनरी परचेज की है, तो जहां पर आपने एक हैवी अमाउंट लगता है ना, जहां इस तरीके का हम कोई भी प्लांट स्टार्ट करते, कोई मशीनरी हम परचेज करते, तो ये लाखों में बात होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, यदि स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर का लास्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
2021 के दिसंबर में यानी कि लास्ट में। फिर क्या है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरी ये लाइन आप लिख लोगे कि स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जब स्टार्ट हुआ ईयर, यानी कि जब शुरू हुआ जनवरी का महीना था तो उस टाइम पर हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट था और लास्ट के महीने में हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट था। हम मानकर चलते हैं कि अब दिसंबर में हमारे पास 5 है, जब ये जनवरी में था तो हमारे पास 2 था। तो ये जो चेंज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगा ये कितना आएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 निकल कर आएगा। तो इसको बोलोगे चेंज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट, या एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमी के लिए, इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितने ज़्यादा फैक्ट्री होंगी, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, जितनी ज़्यादा मशीनरी होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि हम छोटे लेवल से बड़े लेवल पर उत्पादन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हम बड़े लेवल पर उत्पादन करते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एक लेवल तक, एक लिमिट होती है इसकी भी, वहाँ तक हमारी जो कॉस्ट है ना वो कंटिन्यूस डिक्लाइन करते हैं, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूस क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। इससे क्या होता है, जब हमारे पास जब उत्पादन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। आउटपुट ज्यादा है तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इकोनॉमी में जब रोजगार मिलेगा, लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से जब पैसा आएगा तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी और देश का विकास भी होगा। विकास का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। और जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक फीचर्स का इंक्रीज करना, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज कर जाए या फिर जो जीडीपी है हमारी वो इंक्रीज कर जाए। तो ये हमारी क्या होती है कि यदि हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी, इनकम ज़्यादा आएगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जितना फिक्स इन्वेस्टमेंट जरूरी है उतना ही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर क्या होता है, फिनिश गुड्स को हम ले सकते हैं। जैसे कि अब मान लिया जाए कि अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम पर क्या है कि एकदम से जब सर्दी का मौसम होता है तो जो कंबल की डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो भी ये कंबल का काम करते हैं, जिनका भी ये बिजनेस है, तो क्या करते हैं कि उस टाइम पर एकदम से डिमांड बढ़ने के कारण से इनके पास शॉर्टेज ना हो जाए तो ये पहले के क्या करते हैं, स्टॉक रख लेते हैं। तो इसलिए फिनिश गुड्स का अनसोल्ड यानी कि अभी बिना बिकी हुई जो वस्तुएं हैं, फिर सेमी फिनिश गुड्स यानी कि जो अभी प्रोसेस में है तो वो हमारी सेमी फिनिश गुड्स कहलाएंगी। उसके बाद है रे मटेरियल की जो भी कच्चा माल, जो भी हमें कंबल बनाने के लिए, जो भी उसके लिए जो भी ऊन चाहिए, जो भी जिस तरीके की जो हमें चीज़ें चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी जहाँ से वो कंबल बनेगा, जो रे मटेरियल उसमें यूज होने वाला है वो, तो ये सारा का सारा हमारा इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है। जो इन्वेंट्री स्टॉक अगर हम निकालेंगे तो इनकी इसमें जो चेंज निकालेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, वही हो जाएगा कि हमारा जो एक तरीके से एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि लास्ट में कितना है, जब हमारा ये एंड होगा ईयर, और जब हमने ओपनिंग की थी तो उस टाइम पर कितना था, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये इन्वेंट्री स्टॉक हो जाएगा। अब देखिए जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है ना, ये क्यों जरूरी होता है, किस लिए जरूरी है, इन्वेंट्री स्टॉक जरूरी क्यों है। फर्स्ट है कि अनिश्चितताएं यानी कि अनसर्टेनिटीज, इकोनॉमी के अंदर जो भी एक तरीके से कभी प्राइस इंक्रीज हो गए, प्राइस डिक्रीज हो गए, तो एक टाइम पर क्या करना पड़ता है, फर्म को अपना स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है ताकि जो अनसर्टेनिटी हो उस प्राइस इंक्रीज डिक्रीज के लॉस से बचा जा सके। फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाओ जिसमें जो चीज़ चाहिए उसकी सप्लाई की कमी हो जाए, तो इसलिए भी आपको इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है। हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में, इसलिए इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है। देखिए ये इन कारणों से हमें क्या करना पड़ता है, जो इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो हमें रखना पड़ता है। लेकिन जो इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है ये 2 तरीके का हो सकता है, एक डिजायर्ड हो सकता है, एक तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी इच्छा से जो ये स्टॉक रखता है, एक ऐसा हो सकता है कि अनडिजायर्ड, कि हो सकता है कि उसने मान लिया जाए कि 500 कंबल बनाए और उसकी ये सोचती थी कि अब की बार सारे के सारे वो कंबल है ना मेरे सेल हो जाने हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि इकोनॉमी के अंदर इतना जो मतलब मान लिया जाए कि इतनी सर्दी ही ना आए, इतनी ठंड ही ना पड़े, तो उसके कंबल क्या हो जाए, मान लिया जाए कि सिर्फ 300 ही कंबल बिक पाए, तो जो 200 कंबल बिके हैं वो उसके क्या हो गए, अनडिजायर्ड हो गई। इनकी कुछ ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जो उसकी इच्छा के विरोध है, कुछ ऐसा है जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद हम जानते हैं, आपने देख लिया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट,
इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन ए फिक्स एसेट, यानी कि जो फिक्स एसेट के ऊपर आपने खर्च किया है। सेकंड क्या है, जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने खर्च किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ये है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आपका ये कहलाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा निकल कर आता नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है और नेट इन्वेस्टमेंट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है और ग्रोस इन्वेस्टमेंट की भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आपने देख लिया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नेट इन्वेस्टमेंट है कि अब कितना है। अब लास्ट में 2021 के दिसंबर में 5 मशीनें थी, पहले 2 थी तो 3 का चेंज हुआ, हमारे पास 3 मशीनें ज़्यादा हुई। तो जितना ज़्यादा ये कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही इकोनॉमी में क्या होगा, एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट अगर निकालना चाहते हो तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो एक कैपिटल होती है, कैपिटल के कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि जो हम कैपिटल है, कैपिटल को यूज करते हैं ना, जैसे आपने बाईसाइकिल ली, एक तरीके से आप मोटरसाइकिल जब लेते हो तो आप उसको चलाते हो तो क्या है, कंटिन्यूस चलाने के कारण से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। उसके जितने भी टीयर वियर होते हैं वो अंदर से क्या होंगे, उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक लिमिट होती है कि 10 साल है, 15 साल है, जैसे गाड़ी की 15 साल है, 10, इस तरीके से क्या होता है कि उसके बाद वो खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन होता है जिसको हम घिसावट बोलते हैं, जिसको जब जो कैपिटल होती है उनका कंजम्पशन भी हम बोलते हैं। नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है कि नॉर्मल जब आप उसको यूज करते हो, कोई मशीन है जब आप उसका यूज करते हो, चलाते हो, उसके कारण से जो उसकी वैल्यू डाउन होती है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेड, एक तरीके से जो एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं कि भाई हमें पता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके कारण से जब वैल्यू डिक्रीज हो जाए। जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपको पता है कि आप अगर कोई भी चीज़ का यूज करते तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये टेक्निक खत्म हो जाए, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इसका आपको पता है, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चेंज इन डिमांड, हो सकता है कि डिमांड ही चेंज हो जाए, तो ये भी क्या होगा, तरीके से ये एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि ये भी डेप्रिसिएशन होगा। अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब है, एक तरीके से नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाए, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। अब देखिए जैसे कि कोरोना आ गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। किसने पता था कि 2019 में कोरोना नाम की भी कोई बीमारी आने वाली है। तो इससे क्या होगा, जब ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है, यानी कि नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी कि नेचर आया एक तरीके से, वैसे तो ह्यूमन मेड बोला जा रहा है, लेकिन जो भी है एक तरीके से एक दुर्घटना ही है ये। दूसरा फॉल इन मार्केट वैल्यू, मार्केट में वैल्यू डिक्रीज हो जाए। मार्केट में वैल्यू डिक्रीज कब होती है, मान लिया जाए कि एक समय पर क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए। मंदी आने पर क्या होता है, चीज़ें नहीं बिकती हैं। जब चीज़ें नहीं बिकती तो उसको कौन बना रहा है, मशीन बना रही है। जब वो मशीन जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है तो अब क्या होगा, उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रोडक्ट है, जब उसके रेट डाउन होंगे तो उस वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो अब देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है, उस डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या रखना पड़ता है, एक फंड भी रखना पड़ता है। क्यों, अगर हम इस मशीनों को रिप्लेस नहीं करेंगे तो टोटल उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जब हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, मान लिया जाए कि आपके पास 5 मशीनें हैं और टेक्नोलॉजी के नई टेक्नोलॉजी आने के कारण से 2 मशीनें ऐसी आउटडेटेड हो गई हैं, अब वो फैशन में नहीं रही हैं, इस तरीके का प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करता, तो 2 मशीनों को आपको रिप्लेस करके नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। तो नई मशीनों के लिए आपको एक फंड तो रखना पड़ेगा, कि आपके पास एक फंड होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, नई मशीनें खरीद सको। तो ये जो कितना महत्वपूर्ण है डेप्रिसिएशन फंड, इसके लिए एक फंड रखना पड़ता। यदि हमारे पास ये फंड नहीं होगा तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मशीनों को। अगर हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन कम होगा। यदि उत्पादन कम हुआ इकोनॉमी के अंदर तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो ये सर्कल चलता रहेगा, उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आगे वो डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम होगी तो आगे प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो फर्दर फिर इनकम क्या
हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आप फंस जाओगे, एक ट्रैप में फंस जाओगे आप। तो इसने क्या कहा है कि लो इनकम, यानी कि यदि आप के पास मशीनें कम रहेंगी तो आपका आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी। जब लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड जब कम करेंगे तो आगे उत्पादन भी कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो फर्दर इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक ट्रैप में हो जाएगा जिसके अंदर आप फंस जाओगे।